जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में बताएंगे जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं पाकिस्तान से निकली है जो बड़ी खबर उससे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच गया है। पाकिस्तान के यूएन के एनवॉय मुनीर अकरम ने यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में सेशन बुलाने की मांग रख दी। हालांकि ये है पाकिस्तान के एनवॉय मुनीर अकरम और इन्हें ये भी नहीं पता है कि वो एक यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में उस सेशन की मांग कर रहे हैं जो सेशन आखिरकार बुलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये सेशन बुलाने के लिए पाकिस्तान एक परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है। और इसी के साथ ही जो एक अलग मुद्दा होता है और इस मुद्दे को उठाने के लिए एक अलग तारीख और एक अलग दिन भी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में निर्धारित किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसको नहीं समझा और पाकिस्तान के ये एनवॉय इसको समझने में नाकाम रहे। यही कारण है कि भारत के एनवॉय ने इन्हें यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में अच्छी खरी खोटी सुनाई। उन्हें इसके बारे में तो फटकार लगाई ही, साथ ही जो मुनीर अकरम है उन्होंने भारत को कह दिया कि भारत के आतंकवाद से आज पाकिस्तान पीड़ित है। और इसी के साथ ही दोस्तों इसी बात को लेकर भारत के एनवॉय ने भी अच्छी खासी उनकी फजीहत करी। भारत के एनवॉय ने कहा कि आज पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जो इनकी एक संसद है वहाँ पर खड़े होकर अलकायदा के आतंकवादी उसामा बिन लादेन को एक शहीद का दर्जा दे देते हैं और दूसरी तरफ वो अपने ही देश में जो एक माइनॉरिटी है माइनॉरिटियों को ख़त्म करते जा रहे हैं। और 3% माइनॉरिटी आज पाकिस्तान में बची है, बाकी पूरे का पूरा इस्लाम आज पाकिस्तान में फल फूल रहा है। ये इसी बदौलत है क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियाँ हैं और वहाँ पर बिल्कुल ह्यूमन राइट के वायलेशन होते हैं। और इसी के चलते पाकिस्तान की फजीहत तो हुई ही, और इसी के साथ जो सेशन यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान बुलवाना चाहता था वो नहीं बुलवा सका। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है जर्मनी और इसी के साथ ही पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, एंजेला मार्केल डैशेस इमरान खान होप्स टू मेक पाकिस्तान मोर लीथल से वोंट हेल्प। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की एक बार फिर से फजीहत देखने को मिली है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, यही बातें दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप लीडरशिप आज मानती हैं। यह जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और इन्होंने कहा है कि जो पाक के पीएम है इमरान खान, इनके साथ हमने एक समझौता किया था कि हम आपको सबमरीन के लिए एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन नाम का डिवाइस सिस्टम होता है। और इस सिस्टम के चलते जो सबमरीन है वो नीचे ही पानी के नीचे ही उनकी बैटरीज चार्ज हो जाती हैं और इनके लिए सबमरीन को एक सतह पर समुद्र की सतह पर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ही जो जर्मनी है अब मुकर गया है। जर्मनी ने कहा है कि हम पाकिस्तान को इस तरह की मदद नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और इस देश के लिए ये इतना बड़ा सिस्टम देना बहुत बड़ी एक नासमझी होगी, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से गतिविधियां अंजाम दे रहा है चीन के साथ मिलकर, वही गुस्सा अब जर्मनी का पाकिस्तान के खिलाफ उठा है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जुड़ी रशिया के डॉक्टर से। रशिया के डॉक्टर्स ने आज क्लेम किया है कि उन्होंने क्रेमलिन क्रिटिक नावल्नी की लाइफ को बचा लिया है। ये है वो डॉक्टर, उन्होंने कहा, आज दावा किया है मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि हमने जो उन्हें पॉइजन दिया गया था अभी हाल ही में, जो ये एक नेता हैं रशिया के प्रोटेस्टर पुतिन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करते हैं नावल्नी, उन्हें पॉइजन दिया गया था। उनकी जान रशिया के डॉक्टरों ने ही बचाई है और इस बारे में कोई भी एक संघर्ष नहीं है और ना ही कोई बात है कि आज नावल्नी की लाइफ बचाने में जर्मनी के डॉक्टरों का हाथ नहीं है बल्कि रशिया के डॉक्टरों का हाथ है। हालांकि इन डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने पॉइजन निकाल दिया है, लेकिन इसी के साथ ही अलेक्सी नावल्नी अभी फ़िलहाल जर्मनी के हॉस्पिटल में एक दाखिल है, वहाँ पर वो कोमा में ही है। लेकिन इनका दावा है कि उनकी लाइफ बच गई है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उन्हें इस कोमा से बाहर आने में। देखते हैं कब वो कोमा से बाहर आते हैं। चलते हैं अगली खबर पर। चाइनाज बैंक टू फेस फर्स्ट प्रॉफिट ड्रॉप इन 10 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ चाइना के प्रॉफिट अब गिरने लगे हैं। चाइना के बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक की एक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार चाइना के एवरेज बैंकों के अनुसार 9.4% चाइना का प्रॉफिट गिर चुका है। इसी के साथ ही जो एक 6 सबसे बड़े चाइना के बैंक है वहाँ पर उनका प्रॉफिट 12% तक गिरा है। इसी के साथ पिछले साल जो बैंकों का प्रॉफिट 1.5 ट्रिलियन युआन के करीब था, आज वही प्रॉफिट गिरकर 800 बिलियन युआन तक पहुँचा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि चाइना में जो चाइना की कंपनियां हैं कंगाल हो रही हैं। और यही कारण है कि कंगाल कंपनियां चीन के बैंकों का प्रॉफिट आज चट कर रही हैं। यही कारण है कि चीन के बैंकों का प्रॉफिट एक दशक के अनुसार पहली बार घटा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है तुर्की से।
तुर्की के राष्ट्रपति किस तरह से अपनी दादागिरी और खलीफागिरी अपने ही देश के स्कूलों और कॉलेजों में चला रहे हैं, ये इस आर्टिकल इसकी पुष्टि कर रहा है। जहां दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन 18 साल से भी ज़्यादा समय से तुर्की में शासन कर रहे हैं और इसी शासन का नतीजा है कि तुर्की में अब ऐसे स्कूल खुलने लगे हैं जो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को खलीफा बताते हैं और यही स्कूल जो इस्लाम कट्टरवाद है उस कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जहाँ दोस्तों अगर मुस्लिमों का लीडर अगर तुर्की बनता है तो ये दुनिया कभी भी शांत नहीं रह सकेगी, क्योंकि इस्लामिक कट्टरवाद जो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन है इतना बढ़ा रहे हैं कि अब वो अपने स्कूलों में इस तरह की बातें करने लगे हैं कि आपको इस्लाम के लिए ही जीना है, इस्लाम के लिए ही मरना है। इमाम हातिब स्कूल हैं तुर्की के और ये स्कूल पिछले 18 सालों में इतनी संख्या में बढ़े हैं कि पिछले 18 सालों में 450 के करीब इन इमाम हातिब स्कूल के मदरसे होते थे, लेकिन आज यही मदरसे 5000 तक बढ़ गए हैं। खास बात तो ये है कि इन मदरसों में पढ़ा हुआ एक इंसान इस्लामिक कट्टरता को ही बढ़ावा देता है और इसी के साथ वहाँ पर पढ़ा हुआ बच्चा ना तो उसके पास कोई स्किल होती है, ना ही साइंटिफिक कोई बातें रखने का एक उसके पास अंदाज होता है और ना ही इस सभी उपलब्धियों के बावजूद वो ना ही कोई जॉब हासिल कर सकते हैं। यही कारण है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अपने ही देश का भविष्य बच्चों के रूप में खतरे में डाल रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी तुर्की से जुड़ी हुई है। तुर्की ने अब कहा है, तुर्की के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि अपनी वो जो इकोनॉमी को बचाने के लिए अपना जो गोल्ड का प्रोडक्शन है उसको 16% तक इस साल में बढ़ाने वाले हैं, ताकि तुर्की की इकोनॉमी जो चरमरा रही है उस चरमराहट को कम किया जा सके और तुर्की की इकोनॉमी को सहारा देने के लिए गोल्ड के रिजर्व को प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है ग्रीस तुर्की विवाद से। ग्रीस प्लान्स मिलिट्री एक्सरसाइज इन ईस्टर्न मेडिटेरियन अमिड डिस्प्यूट विद टर्की। जहां दोस्तों ग्रीस की सेना ने कहा है कि हम ईस्ट मेडिटेरियन सी में जहां पर तुर्की ऑयल और गैस के लिए ड्रिलिंग कर रहा है वहां पर अपने इलाके की सेफ्टी के लिए हम अपनी जो वॉरशिप हैं इसी के साथ ही नेवी और एयरफोर्स के साथ अपनी एक्सरसाइज मिलिट्री ड्रिल करने जा रहे हैं और ये ड्रिल हम वार्निंग के रूप में तुर्की को देने जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की ने जो ड्रिलिंग अभी स्टार्ट की है वही ड्रिलिंग अभी फ़िलहाल वॉरशिप के साथ उसकी सिक्योरिटी के लिए मेडिटेरियन सी में तैनात की गई है। वही दोस्तों तुर्की ग्रीस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि क्रिश्चियन और मुस्लिम देशों के बीच विवाद और बढ़ेगा। ग्रीस क्रिश्चियन देश है तो इसी के साथ तुर्की मुस्लिम देश है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी तुर्की से जुड़ी हुई है। तुर्की लिफ्ट्स टैरिफ ऑन वेनेजुएलन सीड एंड चीज़। जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला के साथ उसने अपने रिश्ते फिर से अच्छे करने के लिए तुर्की ने टैरिफ वेनेजुएला के सीड्स और चीज़ पर हटा दिए हैं। इसी के साथ ही तुर्की चाहता है कि वेनेजुएला को सक्षम किया जाए और वेनेजुएला के लीडर निकोलस मुद्रो के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी दोनों देश करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों जो अभी एक 5000 टन का सनफ्लावर सीड और 2000 टन के कैस्टर बीन्स, ओट्स और इसी के साथ अदर टाइप की जो कैटेगरी हैं वहाँ से वेनेजुएला से सामान खरीदने के लिए जो तुर्की है अब कोशिशें कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर तुर्की को ये फ़ायदा होगा कि ये जो सामान वेनेजुएला से खरीदेगा एक तो उसे सस्ता मिलेगा और इसी के साथ ही वेनेजुएला के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उस हिसाब से तुर्की अमेरिका को भी चेतावनी देना चाहेगा कि हम वेनेजुएला में भी अपना व्यापार कर रहे हैं और आज हम अगर उनका मक्खन खरीद रहे हैं, आज हम अगर उनका पनीर खरीद रहे हैं तो कल को हम उनका तेल भी खरीदेंगे और अमेरिका की दादागिरी को यहाँ पर ख़त्म भी करेंगे। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है चाइना सेड्स हैज़ बीन वैक्सीनेटिंग डॉक्टर्स एंड बॉर्डर वर्कर्स सिंस जुलाई। जी हाँ दोस्तों, चीन की चालबाजी एक बार फिर से सामने आई है। चीन की सरकार ने कहा है कि हमारी कोरोना वायरस की वैक्सीन जो दुनिया में अलग अलग देशों में ट्रायल पर चल रही है उसी ट्रायल को लेकर हम अपने देश में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। यही कारण है कि चीन का कहना है कि हम अपने फ्रंटलाइन डॉक्टर्स को ये वैक्सीन पहले ही उपलब्ध करवा चुके हैं, उनको टीका लगवा चुके हैं। इसी के साथ ही जो एक बॉर्डर के वर्कर हैं उनको भी हमने ये वैक्सीन दे दी है। उम्मीद की जा सकती है कि चाइना अपनी आर्मी में भी ये वैक्सीन लगवाएगा। इसी के साथ ही ये जो खबरें सामने आई है इससे चाइना पर यह शक बना है कि चाइना की सरकार ने बहुत पहले ही ये वैक्सीन बना ली थी, जिस कारण से चाइना ने कोरोना वायरस को कंट्रोल किया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है चाइना डम्प्स लार्ज स्केल ऑप्टिक फाइबर केबल फ्रॉम इंडिया, टैरिफ्स वॉर्स एक्सपेक्टेड। जहां दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत चीन विवाद के बीच में चाइना ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी भारत के ऑप्टिकल फाइबर को लेकर और इसी के लेकर अब भारत की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ ने कहा है कि हम भी चीन के ऊपर
एंटी डंपिंग टैरिफ ड्यूटी भी लगाएंगे और इसी के साथ अब खतरा बन चुका है एक टैरिफ वॉर शुरू होने का। अमेरिका के साथ चीन की टैरिफ वॉर लगी हुई है, भारत के साथ भी अब ये शुरू होने वाली है। इसी के साथ आइसोलेटेड चाइना अब पूरे तरीके से गिर चुका है। कहना गलत नहीं होगा कि आज चीन को एक बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना सिर्फ और सिर्फ अपने जो कोरोना वायरस है उसके कारण ही उठाना पड़ रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है डोनाल्ड ट्रंप की रशिया और चीन को वार्निंग जो आज उन्होंने दी है। डोनाल्ड ट्रंप सेंट रशिया टेरिफाइंग न्यूक्लियर वार्निंग बाय अनलीशिंग चाइना एज ए सीक्रेट वेपन। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने अभी हाल ही में कहा है कि हम अपने जो न्यूक्लियर वेपन का जखीरा है उसको हम बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने जा रहे हैं। इसी के साथ अमेरिका ने आज व्लादिमीर पुतिन और रशिया को एक वार्निंग दी है कि अगर आपने चाइना को एक सम्मिलित नहीं किया और चाइना ने अगर इसी तरह से अपना एटम बम न्यूक्लियर बम बनाने का जखीरा जो उन्होंने जारी रखा तो बहुत जल्द हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, सैंक्शंस लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एटम बम न्यूक्लियर बम है वो रशिया के पास हैं और इसके साथ अगर अब चाइना भी इस दौड़ में आएगा तो जाहिर सी बात है कि भारत भी कहाँ पीछे हटेगा। अगर भारत भी इसमें आगे आएगा तो पाकिस्तान किसमें कहाँ पीछे हटेगा। पाकिस्तान इसमें आगे आएगा तो मिडिल ईस्ट के देशों में और ज़्यादा खुजली होगी उन्हें इस एटम बम को बनाने के लिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है अमेरिका से। अमेरिका इज़ नॉट ए रेसिस्ट कंट्री, आई एम प्राउड डॉटर ऑफ इमिग्रेंट्स से इंडियन अमेरिकन निकी हेली। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में भारत के मुद्दे पर आज वोटिंग हो रही है और यही कारण है कि 48 साल की यूएस एम्बेसडर रह चुकी यूनाइटेड नेशन में निकी हेली ने भारत के एक समर्थन करते हुए जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, एक भारत का नाम लेकर रेसिस्ट कंट्री आज अमेरिका को बता रही हैं, उसके ऊपर निकी हेली ने आज तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मैं भी एक इमिग्रेंट हूँ, इंडियन अमेरिकन हूँ और मैं भी इंडियन होने के नाते आज अमेरिका के जातिवाद के रूप में जो आज संज्ञा दी गई है डेमोक्रेटिक के पार्टी के द्वारा, उस संज्ञा को मैं नकारती हूँ। क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि अमेरिका एक रेसिस्ट कंट्री नहीं है बल्कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी से भरे हुए आज काम मौजूद हैं और यही कारण है कि मैं अब अमेरिका को जातिवाद के रूप में संज्ञा नहीं देना चाहूँगी। हालांकि डेमोक्रेटिक की जो एक लीडर वाइस प्रेसिडेंट की हैं कमला हैरिस, वो वाकई में ही कमला हो गई हैं क्योंकि आज वो ऐसे काम कर रही हैं कि एक तरफ तो भारत को गुस्सा होकर वो कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोध कर रही हैं, दूसरी तरफ भारत के ही साथ मिलकर वो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की बनना चाहती हैं। लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं होंगी क्योंकि इसी लहजे में अभी जवाब अब निकी हेली ने दे दिया है। चल वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बता